हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है यूएनओ की सफलताएं एवं विफलताएं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने यूएनओ के बारे में काफी डिटेल से अध्ययन किया है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उनकी सफलता और यूएनओ की सफलता और विफलता पर आज चर्चा कर रहे हैं। यूएनओ के गठन को लगभग 75 वर्ष हो गए और इस 75 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम यूएनओ की सफलता और विफलता की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि यूएनओ कुछ इश्यूज पर सफल रहा और कुछ इश्यूज पर जहां ये कहें कि विफलता भी हाथ लगी यूएनओ को। और वैसे देखा जाए तो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या बात की जाए तो उसका इतिहास सफलता और विफलताओं से भरा हुआ होता है। वही बात यूएनओ पर भी लागू होती है। इस वीडियो में हम पहले यूएनओ की सफलताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको बिंदुवार हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। और यूएनओ की अगर सफलता की बात की जाए तो उसमें जो पहला बिंदु है, सबसे बड़ी जो सफलता है यूएनओ की, वो हम इस रूप में देखते हैं कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और लीग ऑफ नेशन के गठन के पश्चात लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं विफल रहा, क्योंकि बहुत ही अल्प समय में 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन होता है। 1939 में दुनिया को एक और महायुद्ध का सामना करना पड़ता है। तो वो लीग ऑफ नेशन की असफलता थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएनओ बना तो यूएनओ के गठन के पश्चात इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था कि दुनिया को आने वाले समय में किसी ऐसे महायुद्ध से बचाए रखा जा सके। और इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि यूएनओ ने अपने गठन के 75 वर्ष तक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखने का काम किया। यद्यपि यूएनओ के गठन के पश्चात भी हम देखते हैं कि कई बार विश्व शांति और सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई। हम कुछ उदाहरण भी यहां बता सकते हैं। 1950 में जैसे कोरिया संकट हुआ, तो कोरिया संकट या कोरिया युद्ध में एक बार ऐसे लगने लगा था कि अब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से सीधे संघर्ष की स्थिति में आ गई हैं और किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन हमने यूएनओ जब हम पढ़ रहे थे, हमने महासभा के बारे में अध्ययन किया, तो वहां हमने आचेसन प्रस्ताव की बात की थी। आचेसन प्रस्ताव या शांति की स्थापना की जो बात थी, जिसमें यह था कि सुरक्षा परिषद, जो कि मूल रूप से वैश्विक शांति और सुरक्षा का दायित्व है, वो सुरक्षा परिषद को प्रदान किया गया है। लेकिन हमने देखा कि कोरिया संकट के समय बार बार महाशक्तियों द्वारा अपने वीटो पावर का दुरुपयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आए वो पास नहीं हो पाए और महाशक्तियों के अड़ियल रुख के चलते सुरक्षा परिषद विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में विफल साबित हुई। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का दायित्व महासभा को दिया गया और आचेसन जो इस प्रस्ताव को लाने वाले थे, उसी के नाम से इसे आचेसन प्रस्ताव नाम दिया गया। तो वहां यूएनओ ने एक बहुत सुंदर तरीका निकाला कि महासभा किस प्रकार से किसी आक्रामक राष्ट्र को किस प्रकार से डिफेंड कर सकती है, किस प्रकार से किसी बड़ी अनहोनी से उसे बचा सकती है। तो वैसा उन्होंने किया कोरिया संकट के समय। तो कोरिया संकट के समय हमने देखा कि ये यूएनओ की सफलता ही थी, या ये कहें कि ये महासभा की सफलता थी कि उस कोरिया संकट को सकुशल बाद में हल कर लिया गया और जिस तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, उससे विश्व को बचा लिया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1991 में जब खाड़ी संकट पैदा हुआ और इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भी, क्योंकि खाड़ी संकट शीत युद्ध की समाप्ति के दौर के टाइम हुआ, तो उस समय यद्यपि सोवियत संघ विखंडित हो चुका था और सोवियत जो सुपर पावर की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं छिन चुकी थी। तो इस प्रकार से वैसे तो ज्यादा समस्या उस समय नहीं आई, लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा था
कि अब वापस तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन यूएनओ की सफलता ही कहें कि इस विश्व युद्ध से दुनिया को सामना नहीं करना पड़ा, और एक प्रकार से जिस सबसे बड़े उद्देश्य के लिए यूएनओ गठित हुआ था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, उसमें यूएनओ सफल रहा। इसके बाद में यूएनओ की सफलता के दूसरे बिंदु को अगर हम देखें किस प्रकार से यूएनओ सफल रहा, तो उसको हम इस प्रकार से गिना सकते हैं कि जब यूएनओ गठित हुआ था, यानी 1945 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ गठित हुआ, तो उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़ी संख्या में राष्ट्र है वो यूरोपीय ताकतों, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश की बात करें, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, इन लोगों ने एशिया व अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना रखा था। लेकिन यूएनओ के गठन के बाद में इस दिशा में प्रयास हुआ कि ये जो उपनिवेश यूरोपीय ताकतों ने इन देशों में, इन महाद्वीपों में बना रखे हैं, धीरे धीरे उनको उपनिवेशों शासन की समाप्ति होती है और यहाँ स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है। तो ये कहें कि तृतीय विश्व के राष्ट्रों के विउपनिवेशीकरण में यूएनओ का अहम रोल दिखाई देता है कि 1950 के आते आते, जैसे भारत और एशिया की अगर बात करें, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तो ये राष्ट्र है वो धीरे धीरे 50 तक आते आते ये राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे, यूरोपीय ताकतों के जो अधीन थे अब वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने लगे। तो इसमें कहीं ना कहीं यूएनओ ने एक प्रभावी भूमिका अदा की कि जो तृतीय विश्व है वहां विउपनिवेशीकरण है हो, और वो उस उद्देश्य में सफल भी रहा। उसके बाद में एक नया इश्यू जिस पर हम चर्चा करेंगे कि एक और सफलता इसकी रही, और वो है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की अगर बात की जाए, नियो जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसमें क्या हुआ कि चूंकि शीत युद्ध के दौर में या यूएनओ के गठन से पूर्व हम देखते हैं कि दुनिया में जो पूंजीवादी खेमा था उसका प्रभाव बना हुआ था, और जो विश्व व्यवस्था है या शीत युद्ध के बाद में भी ये स्थितियां बनी कि 1991 के बाद में भी यूएसए का प्रभुत्व बढ़ा, या ये कहें कि यूएसए एकमात्र एक महाशक्ति रहा। इसलिए उसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का इस प्रकार से निर्माण किया जिससे तृतीय विश्व के राष्ट्रों, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। तो यहां पर यूएनओ इस रूप में सफल रहा कि यूएनओ के मंच के माध्यम से, या 1974 में यूएनओ की जो महासभा जो महत्वपूर्ण अंग है उसके मंच से नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की मांग उठी और इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। और उसके बाद में हमने देखा कि जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में लगातार प्रयास यूएनओ के मंच से हुए। तो इस रूप में, या ये कहें कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी यूएनओ सफल रहा। इसके अलावा जब यूएनओ का गठन हुआ था तब दुनिया में नस्ल भेद और रंग भेद की नीति का बोलबाला था। विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में जो काले लोग थे वहां उनको किसी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। एक प्रकार से वो लोग जो गोरे लोग हैं उनके गुलाम के रूप में वहां कार्य कर रहे थे। यूएनओ के प्रयासों से अफ्रीका महाद्वीप में, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका की बात करें, जहां नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में रंगभेद की नीति है वो समाप्त हुई और एक प्रकार से ये कहें कि जो काले लोग थे उनको, या वहां के मूल जो निवासी थे उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए। तो इस रूप में भी यूएनओ सफल रहा कि उसने जो रंगभेद और नस्ल भेद की जो नीति थी उसकी समाप्ति की दिशा में कार्य किया। नेक्स्ट, पांचवा बिंदु अगर हम देखें तो यहां पर आता है कि परमाणु हथियारों के प्रसार के रोक के लिए प्रयास। देखिए, परमाणु हथियार व्यापक नरसंहार के हथियार हैं और जब यूएनओ का गठन हो रहा था तब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की संख्या गिनी चुनी थी, या ये कहें कि सबसे पहले जैसे यूएसए ने परमाणु हथियार बनाए, उसके बाद में यूएसएसआर ने, बाद में फ्रांस, चाइना और ये राष्ट्र है परमाणु शक्ति संपन्न बने। और लेकिन क्योंकि उसके बाद भी हमने देख रहे हैं कि परमाणु हथियारों का लगातार प्रसार हो रहा है और इस प्रसार को रोके जाना मानवता के लिए एक बड़ा
ये कहें कि वरदान होगा, तो इस दिशा में यूएनओ के मंच के माध्यम से प्रयास हुए कि परमाणु हथियारों के प्रसार को किसी तरह से रोका जाए। और इस दिशा में हम दो महत्वपूर्ण संधियों की यहाँ बात करें, यद्यपि उससे पहले 1963 में एक नई संधि जिसको पीटीवीटी के नाम से जानते हैं, उसके बाद में एनपीटी, जैसे 1968 में दोनों महाशक्तियों के मध्य एनपीटी आई, उसके बाद में 1970 में यूएनओ के मंच से इसे या ये कहें कि विश्व के अन्य देशों ने इसे स्वीकार किया। लेकिन तो यहाँ ये बात कि परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने की दिशा में एनपीटी का आना, 1996 में बाद में जो सीटीबीटी का आना, तो ये यूएनओ की सफलताओं के रूप में हम गिना सकते हैं। इसके बाद में एक अन्य, क्योंकि जिसका अध्ययन भी यूएनओ के अंग के रूप में हम कर चुके हैं, न्यास परिषद। और न्यास परिषद जब हम पढ़ रहे थे कि यूएनओ के अंगों में अगर सफलता की बात की जाए तो सबसे जो सफल अंग है वो न्यास परिषद ही था। और क्यों? क्योंकि धुरी राष्ट्रों से जो राज्य छीने गए थे और जिनको न्यास क्षेत्र के रूप में बनाया गया था, न्यासी क्षेत्र बनाया गया था, और ये कहें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन राष्ट्रों ने न्यासी क्षेत्र के रूप में वहां काम किया। लेकिन न्यास परिषद ने, जो कि यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग था, उसके माध्यम से धीरे धीरे ये न्यासी क्षेत्र है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गए। तो एक प्रकार से ये कहें कि ये न्यास परिषद की सफलता भी यूएनओ की सफलता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक परिषद के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी यूएनओ की सफलता के रूप में हम गिना सकते हैं। जैसा कि हमने यूएनओ के अंग के रूप में आर्थिक व सामाजिक परिषद पर विस्तार से बात की थी, और ये भी वहां हमने चर्चा की थी कि न्यास परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। और तो न्यास परिषद आर्थिक व सामाजिक परिषद के जो 54 मेंबर्स हैं उनके द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे प्रयास किए गए, क्योंकि दुनिया में आज भी हम देखते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इस प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं। और ये समस्याएं हैं, इनके समाधान की दिशा में आर्थिक और सामाजिक परिषद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। जून 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ, ये ब्राजील की एक महत्वपूर्ण शहर रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण पर को नियंत्रित करने के लिए एक 21 सूत्रीय एजेंडे को लागू किया जाने की बात की गई। तो इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में, उसके बाद में ऐसा ही एक सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में होता है, और सितंबर 1995 में बीजिंग में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए बीजिंग में दुनिया भर के जो लोग आर्थिक व सामाजिक परिषद के मंच के नीचे या ये कहें कि झंडे के नीचे ये लोग इकट्ठे होते हैं, और एक आधी आबादी जो अपने अधिकारों से वंचित थी उसको अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास आर्थिक व सामाजिक परिषद के मंच से किया जाता है। इसी प्रकार से 1997 की अगर बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर था, क्योंकि पहली बार राष्ट्रों को बाध्यकारी कुछ टारगेट दिए गए थे जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा जो संपन्न कार्य थे वो एक प्रकार से ये कहें कि हम यूएनओ की सफलता के रूप में हम उनको गिना सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां हम यूएनओ की सफलताओं की चर्चा कर रहे थे। अब आता है कि यूएनओ की विफलताएं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि संगठन चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, उसके इतिहास का अवलोकन किया जाए तो हम पाते हैं कि वो सफलता और विफलता का मिलाजुला मिश्रण वहां देखने को मिलता है। और यही बात हमने यूएनओ पर भी लागू होती है। और यूएनओ की विफलताओं को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। ये बिंदु अगर इनकी हम बात करें तो पहला जो बिंदु है वो है कि यूएनओ का बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होना। हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने किस प्रकार से यूएनओ को विफल बनाने की दिशा में प्रयास किया, और ये कहीं ना कहीं यूएनओ का अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होना या उसकी शक्तियां सीमित होने के कारण ऐसा हो पाया। और इसको भी हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु यहां है कि महाशक्तियों की अनुचित कार्यवाहियों को रोकने में यूएनओ विफल रहा। महाशक्तियों ने समय समय पर
यूएनओ को विफल, जैसा हमने देखा शीत युद्ध के दौरान भी देखा और शीत युद्ध के बाद यूएसए द्वारा जो किया जा रहा है उसको हम देखते हैं कि यूएनओ को विफल बनाने में इन महाशक्तियों ने का बड़ा, इन्होंने एक प्रकार से यूएनओ मंच का दुरुपयोग किया अपने अधिकार, अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से दूसरा जो बिंदु है वो है कि सैन्य हस्तक्षेप की अगर बात की जाए तो यूएसएसआर के सैन्य हस्तक्षेप, जैसे कि हंगरी में, पूर्वी जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, यहाँ यूएसएसआर ने, और हाल ही के दिनों में भी यूएसएसआर के द्वारा सैन्य हस्तक्षेप की कुछ कार्रवाइयां देखने को मिली। तो इस प्रकार से यूएनओ इन सैन्य हस्तक्षेप को रोकने में विफल रहा। इसी प्रकार यूएसए की ओर से भी कुछ राष्ट्रों में सैन्य हस्तक्षेप हुआ, जैसे हैती में यूएसए के द्वारा किया गया, पनामा में किया गया, निकारागुआ में यूएसए द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया। तो यूएनओ इन महाशक्तियों के सैन्य हस्तक्षेप को रोकने में सफल नहीं रहा। मार्च 2003 में यूएसए द्वारा सुरक्षा परिषद को किनारे कर कार्रवाई की गई इराक में सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करने के लिए यूएसए द्वारा वहां पर केमिकल वेपन्स की बात की गई, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की गई कि इराक के पास इस प्रकार के खतरनाक हथियार हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि बाद में कुछ निकला भी नहीं इराक के पास। और सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ कहना चाहेंगे वो ये थी कि अमेरिका ने जो कार्रवाई सुरक्षा परिषद के माध्यम से होनी चाहिए थी, सुरक्षा परिषद में बाकायदा प्रस्ताव आना चाहिए था, उसके माध्यम के बाद में सुरक्षा परिषद के माध्यम से सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए थी। अमेरिका ने दुर्भावनावश सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का अवहेलना करते हुए वहां सैन्य कार्रवाई नाटो के माध्यम से कर दी। तो ये एक प्रकार से हम कहेंगे कि यूएनओ की बड़ी विफलता है। उसके बाद में यूएनओ की विफलता के कुछ अन्य कारण भी हम गिना सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण यूएनओ की विफलता का है वो है कि क्षेत्रीय संगठनों का शक्तिशाली होना। देखिए, यूरोप में जिस प्रकार से यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया और वो एक सफल संगठन के रूप में साबित भी हुआ, तो इसी प्रकार से पूर्वी एशिया में आसियान जैसे संगठन बने। अगर बात दक्षिणी एशिया की जाए तो यहाँ सार्क जैसा संगठन बना, अफ्रीका में अफ्रीकी लीग बना, इसी तरह से अरब देशों ने अरब लीग का गठन किया, उत्तरी अमेरिका के देशों ने नाफ्टा NAFTA यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया है वो उसका बनाया। तो इस प्रकार से साउथ अमेरिका के जो महाद्वीप के जो देश थे उन्होंने मर्कासुर जैसे संगठनों को खड़ा किया। तो कुल मिला के जैसे जैसे ये क्षेत्रीय संगठन ज्यादा मजबूत होते गए वैसे वैसे यूएनओ की शक्तियां क्षीण होती गई, और ये कहें कि यूएनओ की विफलता की दिशा में इन क्षेत्रीय संगठनों में ने भी एक बड़े कारक के रूप में इनको देखा जा सकता है। उसके बाद में है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का जो दायित्व, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद का है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड उत्तर शीत युद्धोत्तर काल में हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको इराक संकट के बारे में बताया था कि इराक 2003 में इराक पर अमेरिका ने नाटो के माध्यम से या नाटो सेनाओं के माध्यम से सैन्य कार्रवाई की। तो ये कार्य नाटो के द्वारा किया जाना भी एक प्रकार से सुरक्षा परिषद की शक्तियों को छीन करना, और अल्टीमेट ये एक प्रकार से यूएनओ की विफलता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार कोसोवो संकट के समय भी हमें देखने को मिला, अफगानिस्तान संकट में नाटो सेनाओं ने जो किया वो सारी दुनिया जानती है। तो इस प्रकार से यूएनओ कुछ बिंदुओं के आधार पर हम कहें कि यूएनओ की कुछ विफलताएं हमें इन बिंदुओं के अंतर्गत दिखाई देती हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक संगठन का इतिहास सफलता विफलताओं से भरा है, ठीक उसी प्रकार से की बात यूएनओ पर भी लागू हो रही है। लेकिन इस संबंध में हम डैग हैमरशोल्ड जो कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट मैं यहां कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएनओ हमें स्वर्ग में तो नहीं ले जा सकता, परंतु वह नरक में जाने का से अवश्य हमें रोक देता है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो यूएनओ के महत्व का एक बड़ा प्रमाण है, जिससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में यूएनओ कुछ विफलताओं के साथ बहुत सारी ऐसी सफलताएं हमें दे गया, और आज भी यूएनओ एक प्रभावी भूमिका में
विश्व व्यवस्था में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू। मोर